हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, उपभोक्ता संतुलन तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से। इससे पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में जाना कि तटस्थ वक्र क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की। आज उपभोक्ता संतुलन का प्रश्न शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा बजट लाइन या कीमत रेखा के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे। तो बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहा जाता है, इसे कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है और इसका एक और नाम है लाइन ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस की प्राप्त होने वाले संयोगों की रेखा। तो बजट लाइन या प्राइस लाइन है क्या? बजट रेखा है जो एक ऐसी रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को या कॉम्बिनेशंस को प्रकट करती है, जिन्हें एक उपभोक्ता या कंज्यूमर अपनी दी हुई मौद्रिक आय और दो वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। मतलब हम सिंपल जो शब्दों में इसकी बात करें कि दो वस्तुओं के जो विभिन्न कॉम्बिनेशंस, जो कॉम्बिनेशन एक उपभोक्ता अपनी मनी इनकम, जो उसके पास उसका पैसा है, और दो वस्तुओं की उसको कीमतों का पता है, तो इन सब के पता होने पर वो दो वस्तुओं के कौन कौन से कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, उसे बजट लाइन से शो किया जाता है। फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ले लेते हैं हम बजट लाइन की, कि प्राइस लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड इफ द एंटायर मनी इनकम इज स्पेंट। कि बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें सारी मौद्रिक आय को खर्च करके खरीदा जा सकता है। इसे हम टेबल से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि मान लीजिए हम बात कर लें कि क्योंकि बजट लाइन बनाने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय कितनी है, और एक जो वो दो वस्तुएं खरीदना चाह रहा है उनकी कीमतों की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने इस उदाहरण में हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही स्मॉल इनकम वाले कॉन्सेप्ट को लेते हुए, कि मान लीजिए इनकम उपभोक्ता की 4 रुपये है और वो अपना पैसा एप्पल और ऑरेंजेस पर खर्च करना चाहता है। एप्पल की प्राइस 1 रुपी है मान लीजिए, और ऑरेंज की जो प्राइस है वो 50 पैसा है। तो वो अब इस 4 रुपये से इन दोनों वस्तुओं के कॉम्बिनेशन कौन कौन से खरीद सकता है? वो एक वस्तु भी खरीद सकता है, उसका मन है। अगर एक वस्तु खरीदेगा तो दूसरी वस्तु, मतलब अगर वो सारा पैसा एक वस्तु पे खर्च करता है तो दूसरी की क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे कि हम आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले एप्पल वाले कॉलम में ज़ीरो लिखा गया है। इट मीन्स उपभोक्ता अपनी सारी की सारी इनकम ऑरेंजेस पे खर्च कर रहा है, एप्पल नहीं खरीद रहा। तो 50 पैसे का एक ऑरेंज है तो 4 रुपये में 8 ऑरेंजेस आ जाएंगे। इसी तरह से अगर वो सारे के सारे एप्पल खरीदना चाहता है तो ऑरेंज नहीं आएंगे, ऑरेंज की मात्रा 0 हो गई, और जो एप्पल हैं वो 4 रुपये के 4 आ जाएंगे। और अगर वो चाहे कि वो दोनों वस्तुएं खरीदना चाहता है तो वो दोनों वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले सकता है। मान लीजिए वो एक सेब खरीदना चाहता है तो 1 रुपये में एक सेब आ गया, तो बाकी बचे हुए 3 रुपये से 6 ऑरेंजेस आ जाएंगे। इसी तरह से अगर वो 2 एप्पल खरीदना चाहता है तो 2 रुपये 2 एप्पल्स पर कंज्यूम हो गए, बाकी बचे 2 रुपये से वो 4 ऑरेंजेस खरीद सकता है। इसी तरह से अगर वो 3 एप्पल खरीदता है तो 3 रुपये इन्हीं एप्पल्स में कंज्यूम हो गए और 1 रुपये में 2 ऑरेंजेस आएंगे। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने बनाए, इसको अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो जो लाइन होगी, ग्राफ जो ग्राफ बनेगा उसे बजट रेखा कहा जाता है। तो इसी टेबल को हम ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये बजट लाइन है, एक सीधी रेखा डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसे बनाने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे जो हमने दो कॉमोडिटीज़ ली थी उसमें से एक कॉमोडिटी एप्पल्स को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस ले लिए। ए और बी कॉम्बिनेशंस जो शो हो रहे हैं यहाँ डायग्राम में, जो पीक पॉइंट्स हैं, जो कि ए पॉइंट वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स पॉइंट जो 4 बी पॉइंट है जो वो वाई एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो 8 ए कॉम्बिनेशन से ये पता लग रहा है कि उपभोक्ता अपनी सारी आय ऑरेंजेस पे खर्च कर रहा है, तो वो 8 ऑरेंजेस खरीद पाएगा। और अगर बी कॉम्बिनेशन से पता लग रहा है कि वो अगर सारे के सारे एप्पल खरीदता है तो 4 एप्पल खरीद पाएगा, या उसकी इच्छा है कि वो दोनों वस्तुओं की भी अलग अलग मात्राएं खरीद सकता है, जैसा कि सी, डी और ई कॉम्बिनेशन से पता लग रहा है। तो इस तरह से ये बजट लाइन है जो कि
एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, एक सीधी रेखा है, इसका ढलान ऋणात्मक होता है और इसका जो ढलान है, इसकी जो ढलान का फॉर्मूला होता है वो है प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। जो भी हम कमोडिटी एक्स एक्सिस पे शो करेंगे उसकी प्राइसेस अपॉन जो हम वाई एक्सिस पे कमोडिटी शो कर रहे हैं उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो ये है हमारी बजट रेखा। और बजट रेखा की जो शिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो बजट रेखा में शिफ्टिंग जो होगी वो दो तत्वों पर निर्भर करती है। एक होती है कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से और दूसरा है उन दोनों वस्तुओं की प्राइजेज में चेंज आने से जिन्हें उपभोक्ता खरीदना चाहता है। इन दोनों में चेंज आने से हमारी बजट लाइन की शिफ्टिंग हो जाती है। इसे हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो लेक्चर में कि कब कब या किस तरह से बजट लाइन की शिफ्टिंग हो सकती है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। क्योंकि उपभोक्ता संतुलन का कॉन्सेप्ट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमें इंडिफरेंस कर्व का नॉलेज ना हो और बजट रेखा की नॉलेज ना हो। तो अब हम उन दोनों कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज हम ले चुके हैं, तो इसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन क्या है, इसका मीनिंग हम पहले भी कर चुके हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में। इसका मीनिंग वही रहेगा कि एक उपभोक्ता को हम कब संतुलन में कहते हैं। उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है? अपनी निश्चित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना। ठीक है, तो एक उपभोक्ता को उस समय संतुलन में कहा जाता है कि जब वो अपना जो उसका लिमिटेड इनकम है, जो उसका पैसा है, सीमित आय है, उसको वो विभिन्न वस्तुओं पर इस तरीके से खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो और अपने खर्च करने के इस तरीके में वो किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन करना पसंद ना करे, तो हम कहेंगे उपभोक्ता संतुलन में है। डेफिनेशन की बात करें अगर, तो हम यहाँ कोर्सवाइनिस की डेफिनेशन ले रहे हैं। कोर्सवाइनिस के अकॉर्डिंग द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइसेस। उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी निश्चित आय और बाजार कीमतों पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे। अब हम अजम्पशंस की बात कर लेते हैं कि जो उपभोक्ता संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से हम कर रहे हैं, तो वो किन किन मान्यताओं पर बेस्ड है, हम क्या क्या मान्यताएं लेकर चल रहे हैं इस एनालिसिस को करने के लिए। तो सबसे पहली जो मान्यता है वो है द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड इज कॉन्स्टेंट, कि जो उपभोक्ता की आय है वो दी हुई है और स्थिर है। कंज्यूमर इज रैशनल एंड ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, कि उपभोक्ता विवेकशील है, रैशनल है और हमेशा ही अपनी जो संतुष्टि को मैक्सिमाइज या अधिकतम करने की कोशिश करता है। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर कॉन्स्टेंट, वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो स्थिर हैं। द कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट फॉर ऑल द गुड्स, कि कंज्यूमर को मार्केट में अवेलेबल सभी गुड्स की प्राइजेस के बारे में पूरी नॉलेज है। ही कैन स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल क्वांटिटीज, वो अपनी आय को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खर्च कर सकता है। द कमोडिटीज आर डिविजिबल, वस्तुएं विभाज्य हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। एंड द लास्ट वन, द कंज्यूमर इज फुल्ली अवेयर ऑफ द इंडिफरेंस मैप, कि उपभोक्ता को तटस्थता मानचित्र की पूरी जानकारी है। तो इन मान्यताओं पर बेस्ड होकर हम उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता संतुलन की शर्तों की, कि एक उपभोक्ता कब संतुलन में पाया जाता है या उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, उसके लिए कौन कौन सी शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए दो शर्तों का होना ज़रूरी है। दो शर्तें जब पूरी होंगी तभी हम उपभोक्ता को संतुलन में मानेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि प्राइस और बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, कि जो हमारी बजट लाइन या कीमत रेखा है और जो हमारी जो तटस्थ वक्र है, इन दोनों कर्व्स की जो ढलान है आपस में बराबर होनी चाहिए। या हम इस तरह से इसको कहें कि जो कीमत रेखा जब बजट लाइन कि जो कम कीमत रेखा या बजट रेखा है वो हमारे तटस्थ वक्र को जहाँ स्पर्श करेगी, जहाँ उसका टेंजेंट पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे ही उपभोक्ता संतुलन में होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन भी पूरी होनी ज़रूरी है, वो है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की और उन्नतोत्तर होना चाहिए संतुलन की स्थिति में। अब हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमने
एप्पल्स या कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। और वाई एक्सिस पे हमने ऑरेंजेस लिए हैं। ए बी जो है वो हमारी कीमत रेखा या बजट लाइन है। 3 इंडिफरेंस कर्व हमने बनाए हैं, IC1, IC2 और IC3, 3 तटस्थ वक्र हैं। अब सबसे पहले हम बजट रेखा को देखें आपकी ए बी जो बजट रेखा है, ए बी कीमत रेखा पर हमारे पास 5 कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, 5 संयोग मौजूद हैं जो उपभोक्ता की पहुंच में हैं, जो उपभोक्ता खरीद सकता है। उनके नाम क्या क्या हैं? A, B, C, D एंड E, 5 कॉम्बिनेशन उपभोक्ता खरीद सकता है क्योंकि वो ए बी बजट रेखा के ऊपर है। लेकिन वो IC3 जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को ना ही काट रहा है ना ही छू रहा है। इट मीन्स IC3 पर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जो भी संयोग हैं, वो उपभोक्ता की पहुंच से बाहर हैं। वो उपभोक्ता अपने दिए हुए बजट से खरीद नहीं सकता क्योंकि ये जो IC3 है वो ए बी बजट लाइन से थोड़ा दूर है। उपभोक्ता सिर्फ उन्हीं कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता है जो केवल ए बी कीमत रेखा पर स्थित है और उसको खरीदेगा वो, लेकिन जो हाईएस्ट जो हमारे इंडिफरेंस कर्व पर मौजूद होंगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन में खरीद तो वो C, D और E तीनों कॉम्बिनेशन सकता है, लेकिन उपभोक्ता D बिंदु पर संतुलन में होगा। जो D संयोग है जहाँ पर वो 2 एप्पल और 4 ऑरेंजेस खरीद रहा है, वो इस D बिंदु पर जो हमारी कीमत रेखा और जो हमारा तटस्थ वक्र है वो दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं। और इंडिफरेंस कर्व जो IC2 है वो उसका ढलान मूल बिंदु के उन्नतोत्तर भी है। तो यहाँ D बिंदु पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं जो अभी हमने पीछे शर्तें देखी, इसलिए उपभोक्ता D बिंदु पर संतुलन में होगा। नो डाउट वो C और E कॉम्बिनेशन भी खरीद सकता है। C और E कॉम्बिनेशन भी उसकी पहुंच में है क्योंकि वो बजट में है, उसकी बजट लाइन के ऊपर है, लेकिन ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को नहीं शो कर रहे क्योंकि हमने उपभोक्ता संतुलन की जब बात की तो हमने कहा तब संतुलन में होगा जब वो अपनी संतुष्टि को मैक्सिमाइज कर रहा होगा। तो यहाँ उसकी संतुष्टि D बिंदु पर ये अधिकतम होगी क्योंकि C और E बिंदु उसकी पहुंच में तो है लेकिन निचले तटस्थ वक्र पर वो मौजूद हैं जो IC1 है। IC1 पर वो मौजूद है, इसलिए वो अधिकतम संतुष्टि प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए उपभोक्ता D बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन बिंदु होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों जो कर्व है हमारे बजट रेखा का ढलान और इंडिफरेंस कर्व का ढलान दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पहली शर्त भी पूरी हो रही है। और जो दूसरी शर्त है हमारी मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होने वाली, तो यहाँ पे तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर भी है। तो इस तरह से दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं और उपभोक्ता संतुलन में कहा जाएगा। D बिंदु पर वो 2 वस्तुएं जो वो खरीद रहा है वो ये उसकी संतुष्टि को मैक्सिमाइज कर रही हैं या अधिकतम कर रही हैं। तो इस तरह से हमने आज सीखा उपभोक्ता संतुलन को। इसको आप अच्छे से कर ले तैयार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।